चलो देखो कंडीशन क्या था कि कंडीशन फॉर राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था और उसमें एक एग्जांपल भी लिए थे। वो एग्जांपल मैंने आपको शायद समझा दिया था, है ना? समझ गए? एग्जांपल ये था, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया था। अब इसका जो मतलब कंडीशन है वो मैंने बता दिया था कि जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो Q हो जाएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा H, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q क्या जाएगा आपका, डेल्टा U कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, QB इज इक्वल टू डेल्टा U, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ओके, तो ये बात है बच्चों मैंने आपको समझा दिया था, समझ में आया क्या? अब इसके बाद टेम्परेचर पे किस तरीके से डेल्टा H और डेल्टा U डिपेंड करता है, इसके लिए किरचॉफ्स इक्वेशन मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, हेडिंग में लिखेंगे किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन में हो जाएगा कि डेल्टा H2 माइनस ऑफ डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1। और ये Cp किसका, रिएक्शन का, एंड डेल्टा H2 डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा Cb ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना? इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, कंडीशन ये है कि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग हीट पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी में भी कोई दिक्कत आपको जाए तो आपके पास हेस बाबा का जो लॉ है उसका अप्लाई आप कभी भी किसी प्रॉब्लम पे आप कर सकते हो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं जाने वाला है। ठीक, मतलब जो चीजें भी हम डिराइव करेंगे, कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन, ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे ना बाबू, वहीं से डिराइव करके लाए थे कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन इनटू T2 माइनस T1। ठीक है, ऊपर ये वाला कांस्टेंट प्रेशर पे QP क्या होता है, डेल्टा H के बराबर, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे QB क्या होता है, डेल्टा U के बराबर। ये सब तो बहुत पुरानी बात है, ये तो बचपन की बातें हैं जो हमने किए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। जब आप थर्मोडायनेमिक में बच्चे थे तब मैंने ये सारी बातें आपको बताया। अभी आगे की बात सुनो, अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात समझ ले कि जब अगर कुछ भी मेंशन ना रहे तो समझना कि जो इंथैल्पी होता है ना वो पर मोल के हिसाब से डिफाइन होता है। ओके, हमेशा आप ध्यान रखना। अब अभी मैं बात करने जा रहा हूं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग डेल्टा HF से या डेल्टा FH से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, तो सीधी बात याद रखें कि जब आप 1 मोल किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो स्टैंडर्ड स्टेट पे होना चाहिए और रेफरेंस स्टेट पे होना चाहिए, ठीक है, दैट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट पे होना चाहिए। उस प्रोसेस में 1 मोल के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी का एक्सचेंज होगा उसी हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर दूं, एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इसका 1 मोल, क्योंकि इंथैल्पी कितने पे डिफाइन है, 1 मोल पे, तो इसके 1 मोल के फॉर्मेशन में जितना 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जितना इधर से आपने यूज किया रिएक्टेंट वो करो। ठीक है, लेकिन ये सारे रिएक्टेंट प्योर होना चाहिए या स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। ओके, प्योर स्टैंडर्ड बोलने का मतलब कि जैसे नेचर में एग्जिस्ट करता वैसे ही होना चाहिए, नेचुरल, समझ रहे हो? नेचुरल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे
उसके दो तरीके, CaCO3 को अगर हीट कर देंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, और एक कार्बन प्लस O2 रीड करके CO2 बनाएगा। तो सुनो, ये कार्बन नेचर में यूज करता है C, और ये O2, तो CO2 बन रहा है। तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा, फॉर्मेशन वहां डिफाइन होगा जहां पे जिसको आप बना रहे उसके कंस्टिट्यूएंट कहां पे होने चाहिए, प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट पे। ओके, प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट पे कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज। इसके बाद देखें कंडीशन, इसके बाद है, इसमें लिखेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिएगा, इंथैल्पी चेंज, enthalpy change when 1 mole of compound is formed, mole of compound is formed from its constituent element, which should be their reference state or standard state, reference state or a standard state of element is known as, या ऐसा लिख लो, standard state of element is either its most stable or most abundant form। ठीक है, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए या मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए, तो यही आपका हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये पूरा जो कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ये किसके बारे में बताया बच्चों? मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बता ही दिया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल HF और डेल FH। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात भी मैंने आपको बता ही दिया है। समझ गए बच्चों? इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, CH4 गैस प्लस O2 गैस मिलके बना रहा है CO2 गैस और H2O लिक्विड। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, सेकेंड दे रखा है आपको CaCO3 सॉलिड हीट करे बना CO2 गैस प्लस CaO सॉलिड। थर्ड में दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2। ठीक है, और फोर्थ डी में दे रखा है कि कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव CO2। बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच रिप्रेजेंट डेल HF। इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, यहां भी हीट ऑफ रिएक्शन है,
यहाँ भी हीट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ भी हीट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ भी हीट ऑफ रिएक्शन है, बट इसमें से कौन सा ऐसा हीट ऑफ रिएक्शन है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा, इसमें आपको बताना है। जल्दी से बताइए, टाइम का कमी है ना। और जल्दी से लिखो, जल्दी से। देखो सीधी बात फिर रिपीट कर देता हूं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप किसी कंपाउंड का 1 मोल का फॉर्मेशन करिए, लेकिन वो 1 मोल बनना चाहिए फ्रॉम प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट से, मतलब नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है। तो अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है CO2H2O, लेकिन कहां से बन रहा है? CH4 और O2। ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कार्बन CH4 में और हाइड्रोजन CH4 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, तो ये भी यहाँ भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। देखो O2 नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये भी O2 नेचुरल नेचुरल फॉर्म में है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब प्योर। और ये देखो कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड, इन दोनों में ये आइसोटोप है, तो इन दोनों आइसोटोप में कार्बन ग्रेफाइट का स्टेबिलिटी क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि आप सुने होंगे कि ग्रेफाइट को जब हम गर्म करते हैं, है ना, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देन ग्रेफाइट कन्वर्टेड इनटू क्या आपका डायमंड। ठीक है, तो हम तो बच्चों को कुछ कुछ को बोलते थे कि टेंशन मत ले, हम तुमको डायमंड बनाना बताएंगे, बाद में पैसा कमाना बहुत ज्यादा है इससे। सर कैसे? ग्रेफाइट ला लो और उसको बहुत हीट करो, अप्रोक्सीमेटली 5000 केल्विन पे, तो उस टाइम पे ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाए किसमें? डायमंड में। ओके, तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। इसका आंसर क्या था बच्चों? सी, सिर्फ सी, बिकॉज मोस्ट स्टेबल फॉर्म मैंने लिखा है ना, तो ग्रेफाइट और डायमंड का मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? ग्रेफाइट, इसलिए सी में क्या डिफाइन हो जाएगा कि डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसमें भी अगर पूछ देख बताओ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका है, तो देखिए इस रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका हो रहा है? CO2 का, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्वियसली किसका हो जाएगा? CO2 का। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हीट ऑफ व्हाट? रिएक्शन। समझ रहे हो बात? बात समझ में आ गया बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, इसीलिए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस का मेंशन होना जरूरी है। मान लो अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ ऐसे सी लिख के दिया है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, वैसा नहीं देगा, ऑप्शन आपको ऐसा सेट करके देगा ना कि पूरा आपको मतलब कहीं दिक्कत ना जाए। इसमें कंडीशन कैसा है कि मान लो डायमंड मेंशन नहीं है, ग्रेफाइट मेंशन नहीं है, सिर्फ सी लिखा है, तो आप समझना कार्बन का ये मतलब ग्रेफाइट फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ओके, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ में आया? प्योर और स्टैंडर्ड स्टेट से जो फॉर्म करेगा, और कितने मोल के लिए डिफाइन है? 1 मोल के लिए, जो भी इंथैल्पी है वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि मान लो दिया है CO2, सॉरी, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2, और इसका डेल एच है -(x) किलो जूल, और दूसरा दे रखा है कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव CO2, इसका डेल एच रखा हुआ है -(y) किलो जूल। पूछ रहा, बताइए कौन सा इसमें ज्यादा होगा, कौन सा कम? ठीक है, कौन सा इसमें ज्यादा होगा, कौन सा कम, ये आपको बताने बोल रहा है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का बात नहीं कर रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है।
देखो फिर से देखो, ये डायग्राम से जाओ, ये डायग्राम से, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है CO2, ठीक है, और ये 2 पॉइंट से आएगा। यहाँ पे हुआ कार्बन का ग्रेफाइट और प्लस O2, यहाँ पे हुआ कार्बन का डायमंड प्लस O2। ऊपर क्यों है ये? क्योंकि ग्रेफाइट का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगा? कम। इसके बीच का एनर्जी गैप और इसके बीच का एनर्जी गैप में ये एनर्जी गैप क्या होगा? कम। ये क्या हुआ? ज्यादा। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे y ग्रेटर देन x। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑप्शन 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 Br2 गैस gives HBr गैस। सेकेंड ऑप्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। थर्ड ऑप्शन है 1/2 H2 गैस 1/2 I2 गैस gives आपका क्या? HI गैस। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन है कि 1/2 H2 गैस 1/2 Cl2 गैस gives HCl गैस, ठीक है, HCl गैस। इसमें आपको बताना है कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन को। गिव मी आंसर प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। फटाफट 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 कर दो। मैं सॉल्व करूं अब? मैं सॉल्व कर दूं? देखो, सबसे पहली बात कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन है उसको ध्यान रखो आप। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें मैंने क्या बोला कि 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। बट 1 मोल का फॉर्मेशन करे फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड और नेचुरल फॉर्म से, समझ गए? किसी भी सब्सटेंस से बनाने पे नहीं होगा। तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? पहले ये मुझे बता दो, ये डेफिनेशन समझ में आ गया है? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। हर एक बच्चे को आंसर देना चाहिए, यस और नो। सारे बच्चे आंसर दे दो। यस लिखने में दिक्कत है तो वाई सिर्फ लिख के सेंड कर दो ना, हम समझ जाएंगे कि आप यस बोलना चाह रहे हैं। अगर नो बोल रहे तो एन लिख के सेंड, हम समझ जाएंगे कि आप नो बोलना चाह रहे हैं। आप इतना तो लिख दो यार, कम से कम। समझ गए? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे नहीं है, जेई टाइप का सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब जो कॉपिंग करा रहे वो कर लिए तो कहीं का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना। विच रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो देखो पहली बात तो वो कि जो तुम देखोगे उसमें अगर 1 मोल से ज्यादा है तो वहां हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात तो ये जो है कि अगर आप मतलब देख रहे और हीट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे और अगर कोफिशिएंट में 1 मोल से ज्यादा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो यहाँ देखो 2NH3 लिखा हुआ है, यहाँ जो NH3 बन रहा है उसमें क्या लिखा है? 2NH3। तो ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। काहे नहीं होगा?
क्योंकि भैया 1 मोल पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन है ना, यहाँ पे कितना दे रखा है 2, मतलब देखो 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 कितना बनेगा ये 2 मोल NH3, तो इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों बात एक तो प्योर स्टैंडर्ड से होना चाहिए, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन N2 पे, तो ये दोनों प्योर स्टैंडर्ड में है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसका 1 मोल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 दिखा है, इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों, ये वाला क्यों डिफाइन नहीं होगा ये समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। ये आ गया, ये आ गया, कशिश जैन, दिशा, सृष्टि, बाकी बच्चे भी मैसेज करें प्लीज। इसके बाद अब जरा देखो यहाँ पे बच्चों, ये HBr बन रहा है, HBr बन रहा है 1 मोल, ये तो सही है, बट फ्रॉम H2 एंड Br2, अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो ब्रोमीन है ना वो Br2 लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल, नेचर में ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अगर ब्रोमीन को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हम किए होंगे, तो गैस में कन्वर्ट करने के बाद ये नेचुरल तो नहीं बचा, स्टैंडर्ड स्टेट पे तो नहीं बचा, तो यहाँ भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। आपको पता होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन सॉफ्ट सॉलिड होता है ना, तो नेचर में ये चीज होता है। अब देखो यहाँ भी HI 1 मोल बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो इसमें भी दिक्कत नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन इज प्योर स्टैंडर्ड स्टेट। आयोडीन का जो फेज दिया है ना, क्या दिया, गैस, जबकि नेचर में ये आयोडीन गैस फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, इसका सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए यहां भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा। ओके, इसके बाद आप यहां देखो, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव Cl गैस में 1 मोल बन भी रहा है, क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट भी करता है, आयोडीन गैस में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये प्योर नेचुरल स्टैंडर्ड स्टेट से HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ डिफाइन होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो, ठीक है, सिंपली आप y लिख दीजिए तो यस, सिंपली n लिख देंगे तो नो। गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। आ गया, चलो बढ़िया बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं, धड़ाधड़ सॉल्व करना। क्वेश्चन ये है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे एंड होगा उसके बाद मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा, टाइम नहीं है। क्वेश्चन है कि राइट रिएक्शन फॉर बट 1/2 H2 मीन्स H इड, ए भाई सीधी बात सुनो, ये कितना ले रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो 1/2 क्या बता रहा है, ऐसा थोड़ी कि H2 को हम काट दिए, ये बोल रहा है कि 1/2 मोल H2 कंबाइंड विथ हाफ मोल Cl2 देन फॉर्म व्हाट HCl, ये तो ये ना बोलना चाह रहा है, तो ये 1/2 ले या 10 ले, ऐसा थोड़ी कि जैसे बन रहा है जैसा ये तो अमाउंट का इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि आपने कितना लिया, ये नहीं बोल रहा है ना कि H2 को आधा काट दिए, काटना पॉसिबल ही नहीं मॉलिक्यूल को, ये बोल रहा है हाफ मोल H2 कंबाइन विद हाफ मोल Cl2 एंड गिव्स 1 मोल ऑफ HCl, क्योंकि इसका 1 होना जरूरी है, ये 1 मोल होना इसका जरूरी है, प्रोडक्ट का जो बन रहा है वो, और यहाँ जो लिख रहे हैं वो नेचुरल है कि नहीं है, तो H2 नेचुरल है और Cl2 भी नेचुरल है। ओके, ये बात ध्यान रखें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करना, मैंने तो मैं फटाफट सॉल्व कर दूंगा। राइट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट CH4 गैस, ठीक है, सेकेंड C3OH CH3OH गैस, थर्ड है NH4NO3 गैस या फिर सॉलिड। इसके बाद है B2O3 सॉलिड, फिर है C12H22O11,
है ना। फिर है CH3SCH3, ठीक है। फिर है कार्बन डायमंड। इनको सॉल्व करो जल्दी से, लेट ना करो। चलिए मैं सॉल्व कर दो। देखो CH4 गैस है, तो जिसका बनाना है वहां पे CH4 लिख दो बस। पहले ये इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड अराइजेस फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो मान लो हम यहाँ पे ले लिए कार्बन, तो ये दो कार्बन सॉलिड और प्लस H2 गैस 2 टाइम्स, ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे बोल रहा है CH3OH, कुछ ना करिए, यहाँ लिख दो पहले इधर CH3OH, ये लिख दो, और जो गैस है गैस लिख दो। इसके बाद इसका देखो कहां से बने, कार्बन सॉलिड ले लो, हाइड्रोजन ले लो और O2 ले लो। O2 गैस 1/2, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस एंड एक कार्बन सॉलिड, ये भी हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, CH3OH का। ये हो गया रिएक्शन। इसका बोल रहा है NH4NO3, कुछ नहीं करिए, प्यार से लिखिए इधर NH4NO3 सॉलिड। देखो नाइट्रोजन के लिए N2 लो गैस में, हाइड्रोजन के लिए H2 लो गैस में, ऑक्सीजन के लिए O2 लो गैस में। तो नाइट्रोजन कितना, 2 है, हाइड्रोजन कितना 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑक्सीजन कितना चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए 3, इसलिए यहाँ पे कर दिए 3/2। ठीक है, 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका डिफाइन, NH4NO3 का। ये बात आप ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। इसके बाद आप देखो B2O3 पे अगर आप आते हैं, B2O3 की बात करते हैं, तो यहां लिख दो पहले B2O3, यहाँ पे सॉलिड, तो ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करेंगे, और बोरॉन के लिए हम बोरॉन सॉलिड का यूज करेंगे। 2 बोरॉन तो 2, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 3/2 हो गया। ये यहाँ पे डिफाइन क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3। कहने का मतलब है देखो ये बन रहा है, और कितना, 1 मोल फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट। इसके बाद देखो C12H22O11 लिख दो, यहाँ पे C12H22O11 लिखने के बाद इधर कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन ले लो गैस, और ऑक्सीजन भी ले लो गैस। ये 11/2 कर दो, और ये कर दो आपका 11, और ये कर दो आपका 12। ये हो गया आपका यहाँ पे डिफाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C12H22O11। अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज, आंसर तो दे दो बाबू। CH3SCH3, ठीक है, समझ गए, CH3SCH3। अब इधर देखो, यहाँ पे ले लिए कार्बन, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ ले लिए सल्फर। सल्फर डायरेक्ट एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन कैसा है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि कार्बन कितना 2, उस मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 तो 3 से। ठीक है, गैस सॉलिड सॉलिड, और ये भी आपका जो इसका स्टेट दे रखा है लिक्विड या जो भी। ठीक है, इस पे आ गया कार्बन डायमंड। तो बच्चों कार्बन डायमंड हम लोग बनाते हैं फ्रॉम कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, ये कार्बन ग्रेफाइट प्योर स्टैंडर्ड स्टेट है किसका, कार्बन का, और ये डायमंड तो बन रहा है। इसको इस यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डायमंड। तो ये हो गया कंडीशन। ठीक है, ये कैसे रिएक्शन लिखते हैं ये हमने आपको बता दिया, समझ गए, समझ में आया। तो अब एक बात सुन लो कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और 1 मोल का फॉर्मेशन जब आप करिएगा, तो 1 मोल के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, वो एनर्जी एक्सचेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। और वो तब कहलाएगा
जब उसका फॉर्मेशन आप करवाइएगा प्योर स्टैंडर्ड स्टेट से। अंडरस्टैंड? कंडीशन समझ में आ गया? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बात नोट करके मेरी बातों से तुम लोग इरिटेट होते हो ना, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे नहीं तुमको, जाने दो। नोट करके ये लिखना है कि आईयूपीएससी कन्वेंशन ने ये बताया कि भैया आप जिसका फॉर्मेशन करोगे वहीं पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होगा ना। अभी जिसको आप बना ही नहीं रहे हैं, जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब वो नेचर में बना बनाया आया है, उसको हम लोगों ने नहीं बनाया रिएक्शन करवा के। और जिसको हम बनाएंगे नहीं, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो। सीधा बात, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा उसका? जीरो। तो ये बात याद रखना बच्चों कि जिसको ईश्वर ने बनाया है, ओके, जिसको भी ईश्वर ने बनाया, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया, ऊपर से भेजा है, तो सीधा बात याद रखना कि उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा बच्चों वो जीरो के बराबर होगा। ये कंडीशन याद रखना। अब इसकी जरूरत आगे पड़ती है, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। अब देखें, यहां लिखिएगा कि बाई आईयूपीएससी कन्वेंशन del HF of substance which exist in reference oblique standard state is zero. ठीक है? ये बात याद रखना, ये कंडीशन। अब ऐसा कौन कौन सा है? तो देखो, O2 गैस, H2 गैस, ठीक है, N2 गैस, Br2 लिक्विड, ठीक है, Br2 गैस, समझ गए? I2 गैस, उसके बाद कार्बन ग्रेफाइट, इसके बाद कार्बन डायमंड, फास्फोरस व्हाइट, ठीक है ना? इसके बाद है फास्फोरस रेड, ठीक है, इसके बाद है सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, ठीक है, एसएन व्हाइट, H2O लिक्विड, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्युमिनियम सॉलिड, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, ऊपर वाले को ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करवाया, इसलिए इसका डेल एच एफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इसका भी डेल एच एफ क्या हो जाएगा? जीरो। इसका भी डेल एच एफ क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। इसका जो डेल एच एफ है ये भी जीरो। इसका जो डेल एच एफ है वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ब्रोमीन गैस में नहीं होता, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, ठीक है? तो जब लिक्विड में तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो, लेकिन गैस में नॉट जीरो। I2 गैस नहीं, सॉलिड है, ठीक है? तो डेल एच एफ नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू जीरो। क्या होगा बताओ? नॉट इक्वल टू जीरो, यस, नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज H2O बना है by constituent hydrogen and oxygen, so heat of formation is not equal to zero in case of H2O, okay? because अगर रिएक्शन लेंगे कैसे लेंगे? H2 plus O2 gives क्या आपका? H2O half O2। देखो H2O बन रहा है फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट, इसका तो कुछ ना कुछ होगा। देखो सोडियम, एल्युमिनियम और ये इन सभी का हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि
ऐसी एग्जिस्ट करता है। अब आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बताता हूं, पीरियोडिक टेबल में चले जाइए, जितने भी एलिमेंट है उनका सोर्स देखो, नेचुरल फॉर्म क्या है, और जो भी नेचुरल फॉर्म है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज क्या हो, 0, क्योंकि हमने उसको बनाया नहीं है, बनाया ऊपर वालों ने, ठीक है, बनाया ऊपर वालों ने, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जरा ध्यान रखिएगा, समझ में आया बच्चों। अब हम जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेल एच एफ, एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले किसी रिएक्शन का आपको हीट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। मैं आपको अभी ये पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ओके। ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, जैसे मान ले दिया है कि CH4 गैस, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। CH4 गैस प्लस C2H4 गैस गिव्स C3H8 गैस, ठीक है। बोल रहा है कि मान लो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया है, इसका दिया है और इसका दिया है, तीनों का, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ रहे हो ना भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू दिया CH4 का, और इसको ऐसे बोला बताओ व्हाट इज हीट ऑफ दिस रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन तो डिफाइन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली अगर इसका बात करें, इसके लिए डिफाइन होगा, इसके लिए डिफाइन होगा, इसके लिए डिफाइन होगा, वो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन जो हमें निकालना है, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू बताऊंगा और हर बार और उसको जनरलाइज करो। देखो, CH4 गैस को अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स H2 गैस। क्या अब यहां से यहां हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन है कि नहीं है, बोलो डिफाइन है कि नहीं है, गिव मी आंसर प्लीज। डिफाइन है कि नहीं है, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि CH4 बन रहा है कितना, 1 मोल फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, यहां से यहां जाने में जो हीट इन्वॉल्व होगा उसका भी बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो किसके बराबर होगा, डेल एच एफ ऑफ क्या आपका CH4, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। और ये C2H4 अगर बनाना है तो यहां भी हम यूज करेंगे क्या, यहां भी करेंगे 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स H2 गैस। तो देखिए ये भी प्योर स्टैंडर्ड स्टेट, ये कितना ले रहे हैं इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, हमें लेना देना इस बात से है कि ये जो बन रहा है ये कितना होना चाहिए, 1 मोल, तो 1 मोल है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, C2H4। अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों कंबाइन करके एक साथ जाए तो क्या C3H8 बनाना पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन कितना हो गया, 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 2 जा 4 और 4 यहां से कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। तो यहां भी डिफाइन हो क्या आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, C3H8 का, क्योंकि देखिए C3H8 बन रहा है, इधर वाला भूल जाओ, फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। तो फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट से ये बन रहा है, तो यहाँ डिफाइन हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8। अब यूज कर लो यहाँ पे हेस लॉ, बाय यूजिंग हेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ का कंडीशन लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो मान लो ये यहाँ पे क्या है, डेल्टा H1, ये है डेल्टा H2 और ये है डेल्टा H3 के बराबर, ओके। जो भी वैल्यू होगा प्लस में या माइनस में जो भी होगा हमें नहीं पता। अब यहाँ लिख देंगे क्या क्या बताए थे कि एक डायरेक्शन वाले एरो का जो एनर्जी होता है, जो एंथैल्पी, तो क्या होता है, ऐड होता है, और दूसरे डायरेक्शन वाले भी आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, और दो अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि 2 अपोजिट फोर्स को इक्वल यहाँ पे करना है। उसी तरीके से समझ गए, देखिए इसके एरो का डायरेक्शन और इसके एरो का डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब ये दोनों सिमिलर टीम का है। खटाक इधर से तीर चलेगा, छिक, यहाँ पे छिक से तीर चलेगा और इधर जाके लगेगा। दिस इज टीम ऑफ रावण एंड ये टीम किसका है, रावण का, सॉरी राम का, एक रावण का, ठीक है। इधर
इसको दे दो, फिर यहां से फिर ये इधर से अटैक हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहां पे, तो आप देख पा रहे हो मेरे नादान परिंदो, क्या देख पा रहे हो आप कि भैया ये ऐसे गया और ऐसे गया, ये ऐसे कर ऐसे गया, लेकिन ये ऐसा, मतलब ये और ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है ना, क्योंकि ये एरो यहां से जाएगा और यहां से ये एरो यहां से आया और इसका एरो का हेड इससे जाकर टकरा रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गया अपोजिट। तो मतलब यहां से लिख सकते हैं कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस यहां से यहां वाला ये डेल्टा HR इज इक्वल टू, ये इधर से जाके यहां पे इक्वेट कर रहा है किस कौन सा डेल्टा H3। देखो मैं फिर बता रहा हूं, एक एरो गया ऐसा, एक गया ऐसा, और दोनों जाके ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, और एक एरो यहां से ऐसा जा रहा है। तो बताए थे ना सिमिलर हेड वाला ऑलवेज क्या होगा ऐड, ये दोनों का हेड एक डायरेक्शन में है, देखने में तो ये भी इसी के डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन रियली में नहीं है ना, देखने में ऐसे लग रहा है इधर भी, लेकिन वो नहीं है। अब ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसे जा रहा है, तो ये और ये तीनों एक साथ ऐड होगा, और ये ऐसे जाके यहाँ पे टकरा रहा है, इसके साथ इक्वेट होगा ये नेट इधर का, तो वही हमने कर दिया, ये चीज आ गया। यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल एच आर इज इक्वल टू व्हाट, डेल H3 माइनस डेल H1 और प्लस क्या आपका डेल H2, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ गया। तो कुल मिला के आप देखो बच्चों, देखिए देखिए ध्यान से, ये किसका है इंथैल्पी फॉर्मेशन, ये किसका है प्रोडक्ट का, और ये किसका है रिएक्टेंट का, ठीक है। इसका है ये रिएक्टेंट का और ये किसका है प्रोडक्ट का। तो आपने क्या किया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक बात आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये जो CH4 है यहाँ 1 नहीं 2 टाइम्स होता, इधर एक और CH4 सपोज होता, तो एक बार और ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ भी H1 ये दोनों क्या था आपस में ऐड होता। इसका मतलब क्या है कि जितना कोफिशिएंट यहाँ रहेगा डेल एच ऑफ फॉर्मेशन में उतना टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है नंबर। इसलिए यहां से याद रखिएगा हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई इनटू हीट डेल एच एफ फॉर्मेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। और ये किसके लिए प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यू आई और डेल एच एफ ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो ये आ गया हमारा बच्चों फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी वक्त किसी भी समय किसी का भी आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोलोगे सर यहाँ कोफिशिएंट क्यों आया, तो हम आपको ये बताना चाह रहे बाबू, बाबू मान लो मेरे नादान परिंदो, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट में 1 नहीं है 2 होता, तो CH4 दो बार लिखते हैं ना, एक बार में डेल H1 तो दूसरे बार में भी क्या आपका डेल H1, तो नेट दोनों का एरो तो सेम ही डायरेक्शन में रहता, तो ऐड करते तो क्या हो जाता 2 डेल H1, अगर 3 होता तो 3 डेल H1, 4 होता तो 4 डेल H1, अगर यहाँ 2 होता तो 2 डेल H2, 3 होता तो 3 डेल H2, यहाँ होता 2 तो 2 डेल H3, 3 डेल H3, इसीलिए यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर दिए क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक साथ मेरे साथ बोलिए, घर में बैठे हुए बोलना है, प्रोनाउंस करना है, प्लीज बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, घर वाले ज्यादा तो क्या बोलेंगे पागल हो गया और कुछ नहीं, लेकिन तुम बोलो, क्या बोलोगे, चलो बोलो, बोलना चालू करो। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू heat of formation of product minus summation of stoichiometric coefficient into heat of formation of reactant is known as what heat of reaction। क्या आपको समझ में आ गया? give me answer please, give me answer please। आगे बढ़ जाए बाबू।
अच्छा एक बात सुनो, ऐसे जब लिखते थे सी सॉलिड प्लस O2 गैस, O2 गैस गिव CO2 गैस, ओके, ऐसा, तो हम क्या बोलते थे कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर होगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक तो ये डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम प्योर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक। अब फॉर्मूला से निकालते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से कोफिशिएंट कितना है 1, और इसका मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन है CO2 दिया हुआ, माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1, और हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन सॉलिड क्या होता है 0, और O2 का भी क्या होता है 0, कुल मिला के ये वाला टर्म क्या होगा 0, यहां से क्या आ गया, डेल HF ऑफ CO2 इज इक्वल टू डेल HR। बात समझ में आया बच्चों, बच्चों, ओ ओ यस, आ गया, बढ़िया। आगे देखिए, हमने आके ऐसा क्यों कहा था कि अगर ऐसा रहे H2 प्लस N2 गिव्स टू NH3 गैस गैस गैस, ये तो प्योर स्टैंडर्ड स्टेट पे है, ये भी बन रहा है, तो आखिर यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं डिफाइन है, तो क्योंकि देखो जब जब हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा तो समझना हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन है, अदरवाइज नहीं। अब ऐसे यहां देखो, अगर लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन तो क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री को प्रोडक्ट, तो 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आपका NH3 एंड माइनस, ये भी 0 ये भी 0, तो आप यहां देखिए इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन NH3, इसीलिए हमने कहा था कि यहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, क्योंकि जो भी इंथैल्पी है वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, अपने पेन से बोलो कि ए पेन इसको सॉल्व करना, कुछ भी हो जाए, और वो भी बहुत फास्ट, कि समय नहीं है सर के पास, ठीक है, तो लिखिएगा, इफ डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन ZNO सॉलिड, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस एंड heat of formation CO gas are minus 350, minus 390 and minus 110 kilojoule per mole, respectively. Calculate फर्स्ट है डेल H4 रिडक्शन ऑफ ZNO solid by CO2, सॉरी by CO gas, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है कि ZNO solid plus carbon graphite gives CO gas plus Zn, इसके लिए निकालना है। थर्ड है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। फोर्थ कह रहा है CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स 2 टाइम्स CO गैस। ये 4 क्वेश्चन है और आपके पास है 40 सेकेंड और समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो मेरा पेन कह रहा है खट 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 कर देंगे सॉल्व, हम कर देंगे तुरंत, बताएं अगर नहीं किए जल्दी तो। बोझ बनाया हमने, सती से लेके बाल में बनाया हमने है।
सुनो, ये 1-2 दिन में लेक्चर फिनिश हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री का, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। आज इसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एक लेक्चर का, तो उसको तुम लोग देखना, आज पक्का करूंगा और मैं ग्रुप में इन्फॉर्म भी करूंगा आप लोगों को। लेकिन मेरे अपलोड करने के बाद लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कल इसकी आखिरी लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री कल लास्ट लेक्चर हम लेंगे। चलो इधर देखो, बिल्कुल बिल्कुल इवनिंग में कर देंगे, आज कर देंगे मैं पक्का। इधर देखो, या फिर आज हम इसको 2 बजे के बाद, मतलब थोड़ा भोजन वोजन खा लेंगे, उसके बाद आपको 2-2:30 बजे तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक है। मतलब समझ लो कि कल हमारा लास्ट लेक्चर है इसका, तो हमें जो लगेगा कि आज लेक्चर लेने के बाद और कल के लेक्चर से पहले जो भी है बीच का, वो सारे वीडियो आज अपलोड में करने वाला हूँ क्लेवर ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, अब देखो इससे कैसे निकालेंगे। ZnO सॉलिड का रिएक्शन करा देंगे यहाँ पे CO गैस के साथ, यहाँ बन जाएगा Zn सॉलिड प्लस CO2 डेथ, ठीक है। अब बात यह है कि सीधा लिखेंगे डेल एच आर इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, जिंक सॉलिड तो प्योर का स्टैंडर्ड स्टेट पे है, इसका 0 हो जाएगा, और प्लस CO2 का यहाँ पे कितना दे रखा है, CO2 का दे रखा है -390, यहाँ पुट कर दो -390, ओके। और अब आ जाते हैं रिएक्टेंट पे, दोनों कोफिशिएंट 1-1 है। ZnO का कितना दे रखा है -350, और ये जो CO है ना, उसका दे रखा है आपको -110। इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो डेल एच आर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर है इसका, ये समझ में आ गया बाबू तुम लोगों को? अरे आंसर दे दो यार, आंसर दे दो बाबू प्लीज यार। ये आ गया, ये आ गया ना? हाँ, उसके बाद यहाँ देखो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के। डेल एच आर इज इक्वल टू, इधर देखो, फिर से करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये Zn तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचुरल फॉर्म, मतलब ये 0, और ये इस बार क्या CO है ना, तो Zn का 0 और प्लस CO का -110, ये हो गया प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट। ZnO सॉलिड, जो ZnO सॉलिड है ना, उसका आपका -350, इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये जो कार्बन ग्रेफाइट, इसका क्या आपका 0, सॉल्व करने के बाद क्या निकालेंगे, डेल एच आर। क्या आपको समझ में आया बच्चों? बोलो ना, बोलते जाओ, नहीं बोलते हमको कमजोरी फील होता है यार। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, CO2 जो गैस है, CO2 जो गैस है, इस CO2 गैस का -390, है ना, और फिर माइनस रिएक्टेंट का कितना, CO गैस है, अरे हाफ O2 का क्या होता है, 0 होता है, तो CO गैस का है -110। सॉल्व करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, है ना। उसके बाद ये देखो इधर 2 टाइम्स CO गैस, तो 2 इंटू -110, और माइनस ऑफ CO2 का कितना, -390, और कार्बन सॉलिड का क्या आपका 0। तो यहां सॉल्व करेंगे, ये भी क्या आ गया बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे आएगा, इसको खटाक से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि डेल एच एफ ऑफ HgO solid at 300 Kelvin is
91.25 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if excess of mercury एक मिनट, if excess of HGO solid absorb 45 kilojoule of heat at constant volume, ठीक है, कैलकुलेट amount of mercury Hg obtain Hg obtain at constant volume and temperature, ठीक है। चलो सॉल्व करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको बता दूं, नॉट रिलेटेड विथ नीट एंड मेंस, ये JEE एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, ये मल्टी कनेक्टेड प्रॉब्लम है, बिल्कुल मल्टी टॉपिक कनेक्टेड प्रॉब्लम है। लास्ट लाइन है ना कि अमाउंट ऑफ Hg ऑब्टेन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Hg ऑब्टेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Hg ऑब्टेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैं सॉल्व करता हूं, है ना, देखो कंडीशन पहले यहां लिख देंगे बाबू कि जो Hg है ना, ये जो Hg है बस हाफ O2 गैस बन रहा है HgO सॉलिड, इसका डेल एच दिया -91.25 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है ना, यहां से आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT -91.25 किलो जूल एंड डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है -1/2, मतलब +1/2 हो जाएगा यहाँ पे। R का वैल्यू ले लो 25/3 एंड टेम्परेचर कितना 300, ठीक है। ये आ गया आपका जूल में, अब डिवाइड कर दो 1000 से इसको, ये वाला टर्म भी आ जाएगा किलो जूल में। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, टू 5 प्लस
5 इंटू 3, ये 3 काट दो, 5/4, यहाँ जाएगा -91.25 प्लस 1.25, क्या जाएगा -90। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के लिए पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन के वजह से जो डेल्टा यू इन्वॉल्व है, ठीक है, वो किसके बराबर है, -90 किलो जूल। ठीक है, मतलब ये देखिए 1 मोल HgO में -90 किलो जूल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो बोल रहा है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है आपका, 45 किलो जूल के बराबर। ठीक है, टोटल कितना है 45, मतलब समझ लो कि 1 मोल अगर 90 कर रहा है तो हाफ मोल कितना करेगा, 1/2, 1/2 ऑफ क्या आपका 90, कितना आ जाएगा 45 किलो जूल। इसका मतलब वहां पे हाफ मोल प्रेजेंट है क्या आपका HgO, ठीक है ना, हाफ मोल प्रेजेंट है HgO। ओके, तो यहां से पता चल गया कि हाफ मोल HgO प्रेजेंट है, तो जितना HgO प्रेजेंट होगा उतना ही क्या बनेगा आपका Hg का मोल। ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है 1:1 का। अरे भाई R की वैल्यू 25/3 लेते हैं, R के टेक्निक के मेथड से होता है ना, कैलकुलेशन पॉइंट व्यू में इजी हो जाता है। R इज इक्वल टू होता है ना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है ना, वही देखो 8 3 जा 24, 3 3 ऐसे ही आता है ना, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 25/3 ले लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने लिया है 25/3। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व हुआ कि आधा मोल बन रहा है किसका, Hg का। ओके, हाफ मोल बन रहा है Hg का। अब लगा लो गिवन मोलर मास इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से वेट इक्वल टू क्या कर देंगे m/2, यहाँ से वेट निकल जाएगा किसका Hg का, यहाँ मोलर मास पुट कर देना Hg का, आ जाएगा आंसर। क्या आपको समझ में आया, कैसे आया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि 1 मोल के वजह से कितना वहां पे इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व है चेंज, तो -90 भैया 45 में आधा मोल इन्वॉल्व होगा, तो आधा मोल पे आधा मोल बनेगा। ठीक है, आधा मोल पे आधा मोल बनेगा क्या आपका Hg, और वही फिर हमने कर दिया डिफाइन। ठीक है ना, वही लेके हमने कर दिया सॉल्व। देखो जल्दी करो, और क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन और है, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है मेरे पास, बस अर्थे ताकत लगाना चाहिए और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, मेंस एडवांस नीट सारे कवर करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, कसम खा के बैठे हैं। इतना पढ़ा दो बच्चा कभी नहीं बोले सर ने हमको पढ़ाया नहीं छोड़ दिया। चलो हो गया भाई, बताओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 using following data, understand, using following data, heat of formation of NO is equal to दिया 25 किलोजूल पर मोल। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया आपका NO 25 किलोजूल पर मोल, और साथ में दिया है ये -10 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको
माइनस ऑफ 15 किलो जूल पर मोल। चलो फाइंड आउट करो। ये जो दिया है ना, ये इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। बोल रहा है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, जल्दी से कर दो यार, इतना लेट मत करो यार। प्रसाद कसार, डॉन, डॉन प्रसाद कसार, जल्दी बता भाई आंसर। मैं सॉल्व करूं? इसको सॉल्व करेंगे हम दो मेथड से। देखो दो दो मेथड है हमारे पास। मेथड वन, सबसे पहले यहां लिख दो NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2, ओके। जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन दिया है -10 किलो जूल पर मोल। तो कुछ नहीं करिए, लिखिए यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन NO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, और इसका तो जीरो होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये दिया -1 0, ये देखो यहाँ पे दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है 25 किलो जूल पर मोल, किसका NO का। तो यहाँ प्यार से मुस्कुराते हुए लिखेंगे कितना 25 किलो जूल पर मोल, and this value shifted toward this, then del HF of NO2 is equal to 15 किलो जूल पर मोल। यहां से आ गया कि नहीं आया बोलो, आ गया ना। अब आगे लिखेंगे दूसरा रिएक्शन, 2 टाइम्स NO2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O5। फिर से वही फॉर्मूला, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस 1/2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब जहां तक आपको पता है, आपने जो पढ़ा है मुझसे, उसमें क्या पढ़ा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 क्या होगा 0, कर दिए 0। अब बाकी वैल्यू पुट कर दो। इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिए हैं -15 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 माइनस 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमने कैलकुलेट किया ना, कितना देखो 15, तो 15 2 जा
30, फिर इसको ऐसे इधर भेज दो, आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 15 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, कैसे हमने सॉल्व किया, क्या बताया है, एक एक बातें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन आप किस तरीके से निकालोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया एक एक बात। ठीक है, तो ये आ गया आपका, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। मेथड 2 भी बताऊं, देखो मेथड 2 में कुछ नहीं, हेस लॉ लगा के निकालना पड़ेगा। मेथड 2 में क्या है ना कि इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब दो रिएक्शन को ऐड करिएगा तो रिएक्शन का इंथैल्पी भी आपस में ऐड होगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट है NO2 टू टाइम्स ऑफ इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 2 टाइम्स NO प्लस O2 और प्लस हाफ O2 गिव्स N2O5, 2 टाइम्स NO